ये देखें जी, मेरे अब्बा जी को कोरोना हुआ है और माशाल्लाह आपको मैं दिखाता हूँ कि अब्बा जी क्या कर रहे हैं। अब्बू किधर भागे फिर रहे हैं आप? किधर भागे फिर रहे हैं? आ जाए, थकावट होगी ना। देखे ना, अब ज़्यादा कर लिया, अब आपने एक्टिव ज़्यादा ही हो गए। आ जाए, वहाँ से यहाँ तक यार चले आ जाए। आधी होगी तेरी इस तरह भी। ये देखो अब्बू किधर भागे फिर रहे हैं। कहाँ से लेके आया हूँ मैं अब्बू को? वो नुक्कड़ से लेके आया हूँ, खंबे के पास से। और ये देखो वीडियो सुन रहे हैं, वीडियो सुनने के बाद ये वॉक करते फिर रहे हैं। और अब्बा जी को कोरोना हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज बड़े दिनों के बाद, तकरीबन 2 हफ्ते के बाद मैं वीडियो कर रहा हूँ और अभी भी काफ़ी देर बैठ के सोचने के बाद मैंने कहा बस अब कर देता हूँ। और वीडियो का जो उन्वान है वो ये है कि मुझे कोरोना वायरस हो गया है। और ना सिर्फ मुझे, मेरे वालिद साहब को, मेरे 7 साल के बेटे को, मेरी वालदा को जो है ना, इन सब को डायग्नोज़ हुआ है। और मेरी वाइफ को डायग्नोज़ नहीं हुआ, लेकिन मुझे पता है कि उनको भी है। अब 1.5 साल पहले मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने वीडियो की थी और उसके अंदर मैंने एक वीडियो में ख़ास तौर पर मुझे याद है कि एक बच्ची बड़ी दूर से अपनी माँ को जो है ना इशारे कर रही होती थी। वो बीमार थी और वो उसको हग नहीं कर पा रही थी और एक अजीब सी जज्बाती कैफियत थी। फिर सुनते थे वुहान को लॉकडाउन कर दिया गया, पूरा सील कर दिया गया, कर्फ्यू का समय, एक अजीब सा खौफ था। और हम सोचते थे कि यार ये क्या सूरत हाल चल रही है, अगर ये पाकिस्तान में आ गया। वो पाकिस्तान में आया, लाहौर आया, वो हमारे घर भी पहुंच गया और हमें हो भी गया। और होने के बाद क्या हमारी कैफियत थी, हमने इसको किस तरीके से डील किया। सबसे पहले मेरे वालिद साहब को हुआ और उस प्रोसेस ने, मैं आपको सारा बताऊंगा, उस प्रोसेस ने हमारी एक दफ़ा जान निकाल दी। और मुझे एकदम से लगा कि ये जितना खौफ इसका हमने इसके बारे में सुना था, ये वाकई उतना खौफनाक है। लेकिन फिर एक स्टेज पे ऐसे आया कि इसका खौफ ज़्यादा है और शायद इफ़ेक्ट्स कम है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि हर शख्स जिसने इसको फेस किया है उसको इसने किस तरीके से डील किया है और कितना उसको जाके ये इसने अटैक किया है और उसके बाद किस तरह के सिम्टम्स हैं और किस तरह की सूरत हाल है। मैं तकरीबन 14 फरवरी को बहावलपुर में गया, यहाँ से लाहौर से चोलिस्तान जीप रैली के लिए। और वहाँ से मेरा प्लान था कि मैं अपने वालिद साहब को बहावलपुर से साथ लेके आऊँगा। तो मुझे तकरीबन वहाँ बहावलपुर जाने से 2 दिन पहले मुझे छोटे भाई का फ़ोन आया कि अब्बू को 102 बुखार है। मैंने फ़ौरन अब्बू को फ़ोन किया, मैंने कहा जी क्या हाल है आपका, ठीक ठाक है? उन्होंने कहा हाँ बस बुखार मैं फ़ील कर रहा हूँ थोड़ा सा जो है ना। तो मैं फिर जब मैं पहुंचा बहावलपुर तो मैंने उनसे पूछा कि जी क्या हो गया, ऐसी क्या वजूहत है? तो उन्होंने कहा जी मैंने फ्रिज में से ना निकाल के ठंडी दही खा ली थी। ये काम मैंने भी किया था कुछ अर्सा पहले और उसके वो खाने से एकदम से मेरा गला ख़राब हो गया था। तो इस वजह से हमारा ध्यान नहीं गया इस तरफ कि शायद वालिद साहब को कोरोना भी हो सकता है। और मैं पिछले 1-1.5 साल से जब मैं बाहर से काम करने के बाद में आता था तो मेरा आम तौर पे यही फोकस होता था कि किसी भी तरीके से वालदा को ना मिलूं या वालिद साहब को ना मिलूं, कि इंसान पता चले बाहर से लाके बुज़ुर्गों को जो है ना ये तोहफ़ा दे दिया। और हम पहले दिन से ही सुनते आ रहे हैं कि बुज़ुर्गों के लिए ये जानलेवा साबित हो सकता है, क्योंकि इसका सारे का सारा खेल ही इम्यूनिटी का है। जिसमें जितनी कमज़ोर इम्यूनिटी होगी उतना ज़्यादा उसके लिए इसका मुकाबला करना मुश्किल होगा। वालिद साहब के साथ मैं यहाँ आया और आने के बाद तकरीबन ये बात है 18 तारीख की। 18 तारीख की सुबह को वालिद साहब को शाम को थोड़ा सा हल्का सा बुखार हो जाता था। अब एक और बात मैं आपको बता दूं कि हमारा मेडिकल स्टोर है, फार्मेसी हमारी बहावलपुर में, और अक्सर ये होता है कि ज़्यादातर इलाज वालिद साहब खुद ही कोई ना कोई गोलियां खा के कर लेते हैं। लेकिन ये जब 3-4 दिन हो गए और ये नहीं इसने सही होने का नाम लिया, तो वालिद साहब के दोस्त हैं यहाँ पे नेशनल हॉस्पिटल में, डॉक्टर इकबाल साहब, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं वो। तो उनसे जब उन्होंने रब्ता किया तो उन्होंने डॉक्टर साहब ने कहा वालिद साहब को कि आप फौरी तौर पे ना एक चेस्ट एक्सरे करवाएं
और एक कोरोना का। तो वालिद साहब ने थोड़ा रजिस्ट किया कि भाई कोरोना कहाँ से हो गया मुझे। तो उन्होंने कहा जी आप, मुझे पता है आपने नहीं माननी किसी की, लेकिन फिर भी आप मेहरबानी करें और आप ये करवा लें। तो वालिद साहब ने मुझे कहा कि जी ये टेस्ट करवाना है। जब टेस्ट हो गया उसके बाद ये इसका रिज़ल्ट तकरीबन 21 तारीख को आया। और जब एकदम से आया और देखा, मैंने अपना नंबर दिया हुआ था तो डिटेक्टेड, मुझे समझ ही ना आए कि क्या करें। उसके बाद मैंने भाई था, मैंने बता दिया सबको कि भी ये डिटेक्टेड आ गया है। और तकरीबन थोड़ा सा ही हमें टाइम लगा, तकरीबन आधा घंटा लगा कि हमने फौरी तौर पे ये फ़ैसला किया कि वालिद साहब को हम जो है ना एक अलग कमरे में शिफ्ट करें फौरी तौर पे। मुझे अंदाज़ा तो था इस बात का कि देर बहुत ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि हम तो ये समझ रहे थे कि ये गला ख़राब है या कोई और इस तरह की इन्फेक्शन है। 1.5 साल हो गया था, 1.5 साल के दरमियान कई दफ़ा वालिद साहब का भी गला ख़राब हो चुका है, मेरा भी गला ख़राब हो चुका है, हर शख्स का हो चुका है। लेकिन अब वो तासुर नहीं रहा कि एकदम से अगर आपका गला ख़राब होगा या कोई चेस्ट इन्फेक्शन होगी तो आपके जहन में एकदम से आएगा कि मुझे जो है ना कोविड-19 हो गया है। तो ये हुआ। अब उसके बाद प्रोसेस बड़ा एक अजीब सा ये स्टार्ट हुआ कि अब हमने एक साइकोलॉजिकल हमें था कि भी कोविड-19 1.5 साल हो गया इसको, इसने जिस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर इसने अपना टेरर फैलाया हुआ है, वो टेरर एक दफ़ा हमारे एसाब के ऊपर एकदम से जब आया और हमने वालिद साहब को ऑब्ज़र्व करना शुरू कर दिया। हम वो सो रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि उनको कैसा वो फील कर रहे हैं। मैं कहने का मकसद ये है कि उनको बुखार भी हुआ, उनको इन्फेक्शन भी हुई, और वो 2 दिन जो है ना 21 तारीख का और 22 तारीख का, ये एकदम से बहुत ही एक तरह से मैं समझता हूँ कि बड़े मुश्किल गुजरे। लेकिन अल्लाह का करना ये हुआ कि डॉक्टर इकबाल साहब को जब ये मैसेज गया कि कोविड पॉजिटिव है तो उन्होंने फौरी तौर पे एक हैवी नुस्खा, मैं ये समझता हूँ कि उस नुस्खे के अंदर उन्होंने कोई भी ऑप्शन उम्र देखते हुए, क्योंकि मेरे वालिद साहब की उम्र 72 साल है, तो उन्होंने कोई भी ऑप्शन नहीं छोड़ा कहीं से भी मार्जिन जो है ना, जो पॉसिबल प्रॉब्लम्स कोविड के अंदर होते हैं उन्होंने वो सब उस प्रिस्क्रिप्शन के अंदर कवर किए। सबसे पहले मैं थोड़ी सी चीज़ें आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये जहाँ जहाँ ये है वहाँ वहाँ एकदम से, और इसका इलाज क्या करना है, आपने घर के अंदर इलाज करना है। कई डॉक्टर्स ऐसे हैं वो सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन पे लिख के आपको दे देते हैं। यहाँ पे तो ये लाते हैं कि पैरामेडिक्स इंजेक्शन लगाने नहीं आते कि जी कोविड का पेशेंट है। ये सारी कहानी भी मैं आपको भी बताता हूँ कि ये क्या किस कैफियत से गुजरना पड़ता है इंसान को। तो उन्होंने फौरी तौर पे एजोमैक्स लिखा, उसके साथ उन्होंने डेल्टा कॉर्डिल टैबलेट लिख दी, ये उसके साथ आइवरमेक्टिन टैबलेट 6 mg लिखी जो कि वायरल इन्फेक्शन के लिए होती है। पैनाडॉल उन्होंने कहा जी 2 गोलियां सुबह दोपहर शाम आपने नहीं छोड़नी, खाते रहना है। मैदे के लिए एनफ्लोर साशे दे दिए, और सरबेक्स जेड ताकत के लिए, सनी डी कैप्सूल, और CAC 1000 कैल्शियम के लिए, ये सारी दवाई उन्होंने दी। और एक ख़ास तौर पे जो 2 इंजेक्शन मैं समझता हूँ जो इंतहाई अहम थे, एक तो जब उन्होंने कहा कि जी फौरी तौर पे आप CBC करवा लें, डी डायमर करवा लें, CRP करवा लें और फेरिटिन टेस्ट करवा लें। जब उनकी रिपोर्ट आई तो वो रिपोर्ट ठीक नहीं थी, उसके अंदर खून बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो रहा था, और खून गाढ़ा होने से क्लॉटिंग हो जाती है। हमने अक्सर देखा है ना कि हम खबरें सुनते रहे हैं कि कोविड के पेशेंट को जो है ना हार्ट का मसला हो गया या कोई और इस तरह की चीज़ें हो गई। तो वो फौरी तौर पे टेस्ट करवाने का फ़ायदा ये हुआ कि हमें पता चल गया कि ये खून जो है ना 3 गुना ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है। और उसके बाद फिर वो सेलेक्जेन 4000 mg का एक इंजेक्शन था, वो पेट पे लगना था, वो फौरी तौर पे वो इंजेक्शन लगाना शुरू कर दिए। डेकाड्रॉन और रेमडेसिविर, हमने बड़ी वीडियोस की थी जब रिसर्च आई थी जी, खुशखबरियाँ लगाई थी बड़ी बड़ी कि जी इलाज मिल गया। तो वो जो वीडियोस की थी वो मैंने खुद देखा कि वो इंजेक्शन, पहली बात तो ये कि वो इंजेक्शन मिल नहीं रहा था, वो फ़ोन करवाना पड़ा, फ़ोन करवा के वो एक पैकेट मिला 6 इंजेक्शन का, तकरीबन 29,000 रुपये के वो 6 इंजेक्शन मिले। और वो 2 इंजेक्शन इकट्ठे लगे, उसके बाद एक इंजेक्शन डेली बेसिस पे लगा। तो पहले दिन जब वो इंजेक्शन लगाया तो उसके बाद अल्लाह का शुक्र है कि वालिद साहब की तबीयत बहाल हो गई। और उस दिन जिस दिन तबीयत बहाल हुई उसी वक्त ही वालिद साहब ने कहना शुरू कर दिया, मेरा तो 10 दिन पूरे हो गए हैं, 12 दिन कुछ हमारा है जो है ना, बाहर चलते हैं, आगे चलते हैं। अच्छा, उसके बाद मीन वाइल उसी दिन हमने भी अपने टेस्ट दे दिए। तो अगले दिन, एक दिन छोड़ के उससे अगले दिन टेस्ट आया। सबसे पहले देखा 7 मेरे साल का बच्चा मुस्तफ़ा, उसका पॉजिटिव आ गया।
अच्छा, मैंने कहा जी तो मुस्तफ़ा तो पास नहीं आएगा, ये तो हर वक्त दरमियान में घुसा रहता है और हर एक के पास जाता है। तो बहरहाल हमने कोशिश की कि मुस्तफ़ा को मास्क वगैरह पहनाएं और उसको एक अलग कमरे में कर दें। थोड़ी देर के बाद मेरी रिपोर्ट आई, डिटेक्टेड। तो मैंने फिर अपने ऊपर गौर किया थोड़ा सा कि मैंने कहा यार डिटेक्टेड तो है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि असिम्प्टोमेटिक हूँ मैं और मुझे कोई इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। मीनवाइल मुझे एक झटका लग चुका था। वालिद साहब का पॉजिटिव आने से पहले मुझे और मेरी वालदा को एक दिन बुखार हो के ख़त्म हो चुका था। तो हमने फौरी तौर पे हमने भी एजोमैक्स शुरू कर दी, साथ में डेल्टा कॉटल शुरू कर दी और जो है ना पैराडोल खाना शुरू कर दी। तो अल्लाह का शुक्र है मुझे और मेरी वालदा को इतना कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। मुस्तफ़ा साहब भी बच्चे हैं 7 साल के, उन्होंने तो कोरोना की जो ऐसी की तैसी फेरी है आप सोच भी नहीं सकते। उसने खूब ये नहीं कि उसने एंजॉय किया, उसने बॉदर नहीं किया। और इसलिए कहते हैं कि बच्चों को तो पता भी नहीं चलता। और अभी शायद वालिद साहब का अगर तबीयत ख़राब ना होती और टेस्ट ना होता तो शायद हमें पता भी ना चलता कि आके और वो जा चुका है। अब ये सारी स्टोरी आपको सुनाने का मकसद ये है कि घर के अंदर जो कैफियत थी उस वक़्त, ख़ास तौर पे मैंने ना एक डॉक्टर को फ़ोन किया। मैंने कहा जी इंजेक्शन तो हमें प्रिस्क्रिप्शन तो आ गई है, तो ये इंजेक्शन लगाना है। तो कहता जी हम तो लगाते नहीं है, जब आप कोविड का पेशेंट है कैसे लगाएंगे। मैंने फौरी तौर पे जो है ना मेरा एक्सपीरियंस है मेडिकल स्टोर में, जब तकरीबन मिडिल में था उस वक्त मैं बैठता था। और जब मैंने मास्टर किया मैस कम्युनिकेशन जर्नलिज्म में यूनिवर्सिटी से, उस वक्त तक जो पार्ट टाइम जॉब थी मेरी वो ये थी कि मैं वालिद साहब के साथ फार्मेसी पे बैठता था। और एक वक़्त था, उस वक़्त जवानी में आपको पता है अजीबो गरीब किस्म के शौक़ होते हैं। तो वो जब कोई फ़कीर आता था ना पैसे मांगने के लिए, तो मैंने ना वो नीरोबियन का इंजेक्शन रखा हुआ था, 10 रुपए का या 12 रुपए का आता था। तो उस वक्त होता ये था कि मैं आम तौर पे ना प्रैक्टिस करता रहता था, एक गत्ता लेके ना गत्ते के अंदर से यूँ सिरिंज डाल के, और उसको बिल्कुल कोशिश करता था कि ना ऊपर से निकले वो और ना नीचे से निकले। और एक प्रैक्टिस होती थी वेन के अंदर इंजेक्शन लगाने की। तो वो मैं जो भी आता था फ़कीर उसको मैं कहता था यार तू तो बड़ा कमज़ोर है, तो इस तरह कर, तो टीका लगवा ले। तो वो मैंने इंजेक्शन लगाना एक सीखा हुआ था। उसके बाद मैं अपने पेरेंट्स को भी लगाया इंट्रामस्कुलर वगैरह। लेकिन बहरहाल वो खुदा का करना ये हुआ कि एक शख्स हमें जो टेस्ट करने के लिए आया था, वो उसको हमने घर बुलाया, उसको हमने कुछ थोड़ा सा उसको फेवर दी, उसको कहा कि भाई मेहरबानी करो ये बरूना लगा दो। उसने बरूना वगैरह लगा दिया और एक डोज उसने दे दी। तो उसके बाद मुझे पता था कि अब कोई मसला नहीं है, बरूना लग गया, नो आई विल मैनेज। और उसके बाद फिर मैं खुद वो कर लगाता रहा, ड्रिप भी लगाता रहा, उसके साथ पेट में जो सिलेक्सिन इंजेक्शन था वो भी लगाता रहा। तो ये सारी कहने का मकसद ये है कि ये जो जंग है ना कोरोना वायरस से, ये इंसान ने अपने दिमाग से जीतनी होती है, अपने नर्व से जीतनी होती है। और आपको समझ नहीं आ रही होती है, आपको पता है कि यार ये यही घर है, यही 4 5 6 कमरे हैं घर के अंदर, और ये इतने सारे पेशेंट हैं, यही बर्तन हैं, कितनी दफ़ा किस चीज़ को रोकें, किस चीज़ को हाथ लगाएं, किस किस चीज़ से डरें। तो वो आपको फिर ये पता होता है कि भाई इसने तो जो करना है वो करना है, आप जो कर सकते हैं वो करें, और आप स्ट्रॉन्ग रहें, चीज़ों को स्ट्रॉन्ग रहें, और होम रेमेडीज़ जो आप कर सकते हैं करें। वालिद साहब के फौरी तौर पे हमने बर्तन गर्म थर्मोस रख दिया, वहाँ पे डिस्पोजेबल इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। ग्लव्स मैं यूज़ करता था। बेसिकली मैंने वालिद साहब के पास जाने का एक प्लान ये पूरे घर में ये था कि मैं जाऊँगा एक दफ़ा, जाके मैं डील किया करूँगा, जब तक हमारी अपनी रिपोर्टें नहीं आई थी। लेकिन हम तो उसके बाद भी करते रहे, क्योंकि वालिद साहब की जो बीमारी थी वो सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक जो साबित हुई, जो कोरोना ने एक दफ़ा जिसको झटका लगाया। तो वो अपने उसको करके मैं मास्क वगैरह पहन के जाके फिर फ़ौरन आके मास्क पहन के फेंक देता था, डिस्पोजेबल ग्लव्स फेंक के। शावर एक बनाया हुआ था हमने डिटॉल वाले पानी का, वो पूरा शावर मार के और ग्लव्स वगैरह पहन के मुँह हाथ धो के, तो एक दफ़ा इस तरह चीज़ों को मैनेज कर लेते थे। डिस्पोजेबल बर्तन हमने रखे हुए थे, उनको मैनेज कर रहे थे। लेकिन जो मैं ये समझता हूँ, देखिए हमें नहीं पता हमें किस चीज़ ने बचाया, मेडिसिन ने बचाया, खुराक ने बचाया, लेकिन जो हमने किया फौरी तौर पे एक तो ये कि हमने किया कि वालिद साहब का तो हमने कोई ऑप्शन छोड़ा ही नहीं। फौरी तौर पे ऑक्सीजन सिलेंडर ला के, यानी कि जो जो कुछ हो सकता था पॉसिबल हॉस्पिटल के अंदर, वो हमने कोशिश की कि घर के अंदर फौरी तौर पे वो तमाम चीज़ें अवेलेबल हों, ताकि खुदा न खास्ता अगर कोई थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब होती है तो हम मैनेज कर लें। जबकि जो हमारा अपना था
हमने जनाब कोशिश की कि दिन में 3-3 दफ़ा यखनी पिएँ देसी मुर्गी की, और मटन यूज़ करें, और जो जो अच्छी खुराक हम इस्तेमाल कर सकते थे वो हमने किया। और अल्लाह का शुक्र है कि चाहे वो खुराक की वजह से थी, चाहे वो असिम्प्टोमेटिक थी, या कोई और रीज़न थी, उसने कोई हमें ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया। और इस वक्त मैं आपके सामने, और इंशाल्लाह चंद दिनों बाद, 3-4-5 दिनों के अंदर अंदर मुझे उम्मीद है कि ये जा चुका है। ये बस ये एक आपका जो होता है क्वारंटाइन का पीरियड, उसको पूरा करना होता है। तो मेरा ये इस वीडियो के एंड में मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहूँगा कि देखें, ये जब भी आएगा, या इसने आना तो है, मुझे लगता है इसने हर एक के पास आना है। जो आज से 1 साल पहले बच गए थे वो आज हो गए हैं, और जो अभी तक बचे हुए हैं वो शायद अगले 6 महीने या साल के बाद उन तक ये पहुंच जाए, क्योंकि ये तो रुक ही नहीं रहा। मुझे लगता है हमें अब इसी के साथ जीना पड़ेगा। तो अगर कभी ये आपके घर में आता है तो आपको मैनेज करना है, आपको कोशिश ये करनी है कि आपने किसी भी तरीके से लापरवाही नहीं करनी, और जो जो पॉसिबल ऑप्शन इसके हो सकते हैं उनको इस्तेमाल के करना है। क्योंकि इसमें अक्सर ये हो जाता है, मेरे डॉक्टर ने बताया था कि हैप्पी हाइपॉक्सिया हो जाते हैं, आप कंफर्टेबल फील कर रहे होते हैं। ऑक्सीमीटर आपके पास होना चाहिए, आप फ़ौरन ऑक्सीमीटर लगाएं और चेक करें कि आपकी जो ऑक्सीजन है वो 93-94 प्लस है। अगर 94 से कम मुसलसल जा रही है तो आपको उस हवाले से कोई ना कोई गौर करना है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन मुसलसल आपकी कम रहे तो उसके बाद एकदम से बंदा कोलैप्स कर जाता है। और काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो कहने का मकसद ये है कि एक तो इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट अगर आपकी है वो आप करें फौरी तौर पे, जो आपने खाना पीना है, अच्छी खुराक है वो आप लें, और अपने सिम्टम्स और अपनी कैलकुलेशन, अपना बुखार, हर चीज़ को मैनेज करके कम से कम 1 हफ्ता आपको अलर्ट रहना है, और किसी भी किस्म की कोई लापरवाही नहीं करनी। क्योंकि मुझे पता है कि मेरी फैमिली में कई मेरे रिश्तेदार अजीज़ व कारब इससे बहुत नुकसान उठा चुके हैं, बहुत नुकसान उठा चुके हैं। मेरे दोस्तों के भी पेरेंट्स के बड़े नुकसान हुए हैं। तो अल्लाह ताला जिसको बचा के रखे उसको बचा लेता है अल्लाह ताला। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में सिर्फ़ और सिर्फ एक एहतियात है, सिर्फ हम वही कर सकते हैं, और वो हमने की। तो मैं ये समझता था कि मेरा ये एक्सपीरियंस है, मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए। और अगर काफ़ी चीज़ें मैं ये समझता हूँ कि मिस भी हो गई होंगी इसके अंदर, अगर आप ये समझते हैं कि कोई चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैं मिस कर गया हूँ, तो जस्ट कमेंट्स करें आप मुझे, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको प्रॉपर उसका रिप्लाई करूं, और ऐसा रिप्लाई करूं जिससे आपको मदद हासिल हो। और आपको अगर आप इस चीज़ से डील कर रहे हैं, या खुदा न खासा फ्यूचर में अगर आपको इससे डील करना पड़े, तो आप इसको बेहतर तरीके से डील कर लें। अच्छा, इसके अंदर स्टीम बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्टीम हमने पूरी कोशिश की कि कम से कम 2 दफ़ा ज़रूर लें। आइंदा तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।